एक डेढ़ दशकों में दुनिया में कई मॉडर्न नेशंस ने जन्म लिया। कहने का अर्थ यह है कि 100 साल पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें एक बड़ा परिवर्तन उस समय आया जब एक और दुनिया सेकंड वर्ल्ड वॉर की विभीषिका झेल रही थी और दूसरी ओर दुनिया में नए देशों का जन्म हो रहा था। इन नई परिस्थितियों में एक नए इंटरनेशनल ऑर्डर को स्थापित करना उस वक्त की जरूरत थी। वर्ल्ड लीडर्स ने इसे भली भांति समझा और यूनाइटेड नेशंस के रूप में एक इंटरनेशनल संस्था का जन्म हुआ। उसके बाद लगभग 4-5 डिकेड्स तक विश्व में कुछ हद तक स्टेबिलिटी रही और यूनाइटेड नेशंस ने इस इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई संस्था, कोई आइडिया उस समय की देन होती है और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उनमें चेंजेज होना आवश्यक हो जाता है। पिछले 2-2.5 डिकेड्स में विश्व ने कई बड़े चेंजेस देखे हैं जो आज भी कमोवेश चल ही रहे हैं। साथियों, एक और तो जिस प्रकार की अभूतपूर्व प्रॉस्पेरिटी देखी जा रही है वह पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी। दूसरी ओर दुनिया जिस तरह से नए और अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस को झेल रही है यह भी हमें पहले देखने को नहीं मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रॉस्पेरिटी और इंस्टेबिलिटी दोनों एक साथ जिस तरह से देखे जा रहे हैं पूरे विश्व में वह इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। यह पूरा समय दुनिया के लिए बिल्कुल नया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हमें इंटरनेशनल ऑर्डर के संबंध में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, निश्चित ही यूनाइटेड नेशन ने अपने तात्कालिक उद्देश्यों को अचीव किया, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन आज आवश्यकता है कि इसे रीबिल्ड किया जाए, इसके बारे में कुछ नया सोचा जाए। यूएन रिफॉर्म्स के बारे में भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत सरकार ने विभिन्न फोरम्स में इसको सामने रखा भी है, कई इंटरनेशनल फोरम्स पर। हम यह भी मानते हैं कि आज इसके एक्सप्रेशन के हिसाब से इसे मोल्ड करने की जरूरत है। जो भारत आज से लगभग 75-80 ईयर्स पहले था वह भारत आज वैसा नहीं है। और ऐसे में जब भारत में डायनेमिज्म आ रहा है तो उसके लिए आज के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी डायनेमिज्म आना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना डायनेमिज्म के न तो कोई राष्ट्र सस्टेन कर पाएगा और न कोई ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगी। ऐसे में इसे रीओरिएंट करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, आज आप देखिए दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध संघर्ष चल रहे हैं। इजराइल हमास संघर्ष, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, सूडान और अफ्रीका के कई क्षेत्रों में मानवीय संकट, यह हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सबके बीच यूनाइटेड नेशंस की भूमिका हमें और भी मजबूत रूप में देखने को मिल सकती थी। मिल रही है नहीं, देखने को मिल सकती थी। हालांकि इसमें यूएन की इच्छा में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। बस ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो जटिलता है, बड़े देशों का जो प्रभाव है और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस की जो धीमी गति है, उसने कई बार यूएन की अथॉरिटी को प्रश्नों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और यह स्थिति तभी बदल सकती है जब हम यूनाइटेड नेशंस को उसके मूल उद्देश्य पर वापस ले जाएं, जो कि पीस, जस्टिस और इक्वल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम सब ने देखा था। और यह मेरा मानना है कि आज की नई दुनिया को एक नए यूनाइटेड नेशंस की आवश्यकता है। आई फर्मली बिलीव दैट द टुडेज न्यू वर्ल्ड रिक्वायर्स ए न्यू यूनाइटेड नेशंस। साथियों, नए यूनाइटेड नेशन से मेरा आशय किसी नई संस्था के निर्माण से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि उसी संस्था को एक नई ऊर्जा, नई कार्यशैली और नए
दृष्टिकोण के साथ पुनर्जीवित किया जाए। रिफॉर्म करना, स्ट्रेंथन करना और बदलती दुनिया के अनुरूप उसे तैयार करना। और मुझे लगता है कि आज का यह जो सम्मेलन है, यह उस पर विचार करने का एक सशक्त माध्यम है और एक उचित फोरम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपने फॉरेन डिग्निटरीज से यहां पर आकर इस संबंध में भी जब भी कोई अवसर मिले तो अपने विचार व्यक्त करें। दुनिया को उसका एक मैसेज होगा। साथियों, यदि इस सम्मेलन की थीम को मैं दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, भारत के रक्षा मंत्री होने के नाते देखूं तो इसमें कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मुझे दिखाई देते हैं। आप सभी इंटेलेक्चुअल्स यहां पर मौजूद हैं। आप इस बात को जरूर समझते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बेसिक फैक्ट है कि जहां सम्मान है वहीं शांति है, जहां संवाद होता है वहीं विश्वास जन्म लेता है, और जहां भी विश्वास है वहां स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी अपने आप जन्म लेती है। साथियों, आप एक राष्ट्र के रूप में जब भारत को देखेंगे तो आपको यहां की स्टेबिलिटी के पीछे विश्वास और शांति दिखेगी। भारत की संस्कृति, भारत की नीति और भारत के व्यवहार तीनों मिलकर दुनिया को बताते हैं कि पीस और जस्टिस यह अलग अलग शब्द नहीं हैं, वे एक ही मूल्य के दो पहलू हैं। जस्टिस के बिना पीस अधूरी है और पीस के बिना जस्टिस टिक नहीं सकती है। भारत ने दुनिया को बार बार यह साबित किया है, भारत ने दुनिया को बार बार यह साबित किया है कि वह केवल एक विचार प्रस्तुत नहीं करता बल्कि उस पर भारत अमल भी करता है। जब भी दुनिया में संकट आया, भारत का प्रयास यहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पहुंचने का रहा है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालना हो, नेपाल के भूकंप के बाद राहत पहुंचानी हो, चाहे श्रीलंका का संकट हो या अफ्रीका में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो, भारत हर जगह ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए खड़ा रहा है। हमारी सेना, हमारा डिप्लोमेटिक कोर, हमारा प्रशासन, सबने यह प्रमाणित किया है कि भारत विश्व समुदाय के प्रति जिम्मेदारी अपनी समझता है, और जिम्मेदारी अपनी केवल समझता नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी अब भारत करता है। भारत यूनाइटेड नेशंस के मूल सिद्धांतों शांति, न्याय, समानता, मानवता सभी का सम्मान करता है और उन्हें अपने आचरण में जीता भी है। भारत वास्तव में यूनाइटेड नेशंस का जो फाउंडेशनल स्पिरिट है, भारत की परंपरा और चिंतन में सदियों से रचा बसा है। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस के आने के बाद ऐसा हुआ है। भारत की परंपरा में और चिंतन में सदियों से रचा बसा है। हमारी इस सिविलाइजेशनल विजडम को हमारे संविधान में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 51 के तहत हमें यह मार्गदर्शन दिया कि हम वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करें और इंटरनेशनल लॉज का पालन करें। एक नवोदित राष्ट्र होने के बावजूद, माने आज़ादी हासिल करने के बावजूद के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए ये चीजें तय की और हम इन मानकों पर खरे भी उतरे हैं। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। यही दिखाता है साथियों, यही दिखाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम के साथ हमारा इंगेजमेंट ट्रांजैक्शनल नहीं है बल्कि फंडामेंटल है। हमारी परंपरा संगच्छध्वम संवरध्वम, यानी हम साथ चलें, साथ सोचें और साथ आगे बढ़ेंगे की है। हमारे यहां संबंध बाध्यता से नहीं बल्कि सहयोग और समरसता से बनते हैं। हम स्वयं को केवल अपने सीमित परिवार का सदस्य या राज्य का नागरिक नहीं मानते बल्कि हम विश्व परिवार के सदस्य हैं। इसी सोच ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिया है
कि हमारा यह संसार निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 51 के तहत हमें यह मार्गदर्शन दिया कि हम वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करें और इंटरनेशनल लॉज का पालन करें। एक नवोदित राष्ट्र होने के बावजूद, माने आज़ादी हासिल करने के बावजूद के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए ये चीजें तय की और हम इन मानकों पर खरे भी उतरे हैं। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। यही दिखाता है साथियों, यही दिखाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम के साथ हमारा इंगेजमेंट ट्रांजैक्शनल नहीं है बल्कि फंडामेंटल है। हमारी परंपरा संगच्छध्वम संवरध्वम, यानी हम साथ चलें, साथ सोचें और साथ आगे बढ़ेंगे की है। हमारे यहां संबंध बाध्यता से नहीं बल्कि सहयोग और समरसता से बनते हैं। हम स्वयं को केवल अपने सीमित परिवार का सदस्य या राज्य का नागरिक नहीं मानते, बल्कि हम विश्व परिवार के सदस्य हैं। इसी सोच ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिया है कि हमारा यह संसार एक परिवार के समान है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह मैसेज दुनिया को, दुनिया की किसी धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से ही गया है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश भी सारे विश्व को किसी देश की धरती से गया है तो केवल भारत देश की धरती से गया है। साथियों, बड़ी बात यह है कि भारत में दायित्व की यह परंपरा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रही है। मानव से आगे बढ़कर पशु, पक्षी, वनस्पति और प्राणी मात्र के प्रति कर्तव्य की भावना हमारे शास्त्रों में प्रत्यक्ष हमको देखने को मिलती है। हमारा उनके प्रति क्या दायित्व है। आज दुनिया की जिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का दुनिया जो उल्लेख करती है, जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया, हमारी परंपरा उस सोच से भी अधिक व्यापक है और पुरानी भी है। हमारे यहां तो मानव के साथ साथ अन्य जीवों का सम्मान और सुरक्षा की बात सदियों पहले से रही है। दुनिया आज जिस दायरे को ह्यूमन राइट्स कहती है, भारतीय सोच, हमारी इंडियन फिलॉसफी उसको बियॉन्ड ह्यूमन ले जाकर, हमारी फिलॉसफी बियॉन्ड ह्यूमन ले जाकर कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचाती है। और साथियों, लेकिन दुनिया का यह व्यवहार हमेशा संतुलित नहीं रहा है। क्षमा कीजिएगा ये कहने के लिए। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जिन देशों पर वैश्विक संस्थाओं को मजबूत करने की सबसे अधिक जिम्मेदारी है, वही निर्णय और संरचनाओं को सीमित कर देते हैं और फिर उसी संस्था से बड़े परिणाम की उम्मीद भी रखते हैं। दोनों साथ नहीं चल सकते। हमारे यहां संस्कृत में एक बड़ा प्राचीन पर रेलेवेंट मैगजिम है जिसे अर्ध वैश्य न्याय कहते हैं। इसे यदि मैं आसान शब्दों में कहूं तो आप समझिए कि कोई इंसान किसी वृक्ष की जड़ को काट दे, उसकी ब्रांचेज और फूल पत्तियों को हटा दे, केवल उसका तना, स्टेम, इस उम्मीद के साथ रखे कि वह स्टेम यानी वह तना ही उसे फल देगा, तो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और साथियों, आज यूनाइटेड नेशंस के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है हमको। क्षमा किया जाए इसके लिए। कई महाशक्तियां उसके नियमों का सेलेक्टिव पालन करती हैं, कुछ प्रक्रियाओं को अपने हित में रोक देती है, पीस कीपिंग के लिए अपेक्षित संसाधन उपलब्ध नहीं कराती है और कई बार फंडिंग के निर्णयों से उस पर दबाव भी बनाती है। अक्लेमंद इशारा काफी है। जब संस्था के अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं तो उसके पास संसाधन नहीं रहते और उसे अपने वास्तविक कार्यों के लिए पर्याप्त सहयोग भी नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव कम होता है। लेकिन फिर भी
उससे उम्मीद की जाती है कि वह विश्व संकटों को रोके, संघर्ष समाप्त करे और मानवीय परिस्थितियों में सुधार लाए। साथियों, यही वह विरोधाभास है, यही वह कंट्राडिक्शन है जिसे हमारे न्याय शास्त्र में अर्ध वैश्य न्याय कहा गया है। भारत ने कभी यूनाइटेड नेशन को कमजोर करने का प्रयास नहीं किया है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। भारत ने पीस कीपिंग मिशंस में हमेशा अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाई है। पिछले महीने मैं नई दिल्ली में यूनाइटेड नेशन ट्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज यानी यूएनटीसीसी के चीफ्स कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहा था, जहां मैंने मोर देन 2,90,000 इंडियन पर्सनल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने 50 से ज्यादा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में अपनी सेवाएं दी। आप सोचिए हमारे लगभग 3 लाख सैनिकों ने दुनिया में शांति की स्थापना के लिए काम किया है, और काम ही नहीं किया है, बहुत सारे सैनिकों ने अपना बलिदान भी दिया है। क्या दुनिया किसी भी देश के पास मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में विश्वास का इससे बड़ा कोई उदाहरण कोई बता सकता है? नहीं है। और साथियों, भारत ने हमेशा इंटरनेशनल लॉज का सम्मान किया है। आज भी हम इंटरनेशनल लॉज का सम्मान करते हैं। मल्टीलेटरलिज्म को मूल्य के रूप में, एक वैल्यू के रूप में हम स्वीकार करते हैं। विश्व के किसी भी हिस्से में संकट आया तो भारत अपने तन, मन, धन से सहायता के साथ वहां खड़ा मिला। भारत की नीति स्पष्ट है साथियों कि न्याय केवल नियम नहीं, धर्म है। न्याय केवल नियम नहीं, यह धर्म है। शांति केवल नीति नहीं, यह भारत की परंपरा है। और वैश्विक सद्भाव केवल डिप्लोमेसी नहीं, यह भारत की संस्कृति है। साथियों, आज जब हमारे सामने एक फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है, जहां कई संघर्ष साथ साथ चल रहे हैं, तो यह और स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया को भारत के सिविलाइजेशनल अप्रोच से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आज यदि हम संयुक्त राष्ट्र की रेलेवेंसी को पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो दुनिया को यह समझना होगा कि किसी संस्था को केवल नाम भर से जीवित रखकर उसके कंधों पर बड़ा दायित्व किसी भी सूरत में नहीं डाला जा सकता है। उसे मजबूत करना ही होगा, उसे निष्पक्षता देनी होगी, उसे संतुलित प्रतिनिधित्व देना ही होगा। और इस पूरी प्रोसेस में भारत केवल सहभागी नहीं बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहां न्याय मन से निकलता है। कर्तव्य हमारे आचरण में दिखाई देता है, और विश्व कल्याण यह हमारी जिंदगी का यह हिस्सा है। साथियों, आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आप देख रहे हैं कि संघर्ष बढ़ रहे हैं, सीमाएं बदल रही हैं, और नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध और शांति दोनों की डेफिनेशंस को बदल डाला है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन और डायनेमिज्म के कारण कई प्रकार के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ट्रेड से लेकर टेक तक, यानी ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक, हर सेक्टर में नए चैलेंजेस हमारे सामने हैं। जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ने दुनिया में उथल पुथल पैदा की है। डिप्लोमेसी से ज्यादा हमको दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, असमानता बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें भी मुश्किलें हम सबके सामने खड़ी कर रही हैं। इन चुनौतियों के अलावा कई राष्ट्र खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद कई राष्ट्र खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वहीं कई देश खुद के ही कानून बनाकर दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ऐसे समय में जस्टिस और पीस केवल आदर्श नहीं रह गए हैं, बल्कि ग्लोबल सर्वाइवल के यह आधार बन गए। इसलिए यह समय
संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करने का नहीं है, बल्कि उसे स्ट्रेंथन करने का है। हम मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को सुधारने से दुनिया बेहतर बन सकती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड हो, संतुलित हो, निर्णय निष्पक्ष हो और पावर शेयरिंग वास्तविक हो, तभी यह संस्था अपने मूल उद्देश्य को फिर से पूरा कर पाएगी। और इस यात्रा में आप सभी जजेज, हेड्स ऑफ कोर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स और न्याय व्यवस्था के संरक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, दुनिया कानून से चलती है, लेकिन न्याय और इंसाफ से दुनिया टिकती है। कानून हमें स्ट्रक्चर देता है, पर न्याय हमें डायरेक्शन देता है। और जब न्याय और शांति एक साथ खड़े होते हैं, तभी वैश्विक संस्थाएं विश्व कल्याण की दिशा में प्रभावी और सार्थक रूप से वह कार्य कर सकती हैं और अपना योगदान कर सकती हैं। भारत यही संदेश लेकर आप सभी के सामने खड़ा है कि हम एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम का निर्माण करें जहां न्याय किसी एक देश या शक्ति का विशेषाधिकार न होकर वह यूनिवर्सल राइट बने, वैश्विक अधिकार बने। और मुझे देखकर खुशी हो रही है कि इस तरह के सम्मेलन एक विद्यालय के परिसर में आयोजित हो रहे हैं। मैं फिर से सिटी मॉन्टेसरी को, यहाँ की प्रबंध समिति, यहाँ के टीचर, सबको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वह निश्चित रूप से इन बातों पर जरूर कुछ सोचेंगे और सीखेंगे। और भविष्य में इस देश का कर्णधार हमारे बच्चे ही हैं, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। इसलिए न्याय, शांति और मानवाधिकार जैसे मूल्यों के बारे में हमारे बच्चों के मन में सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स जरूर होने चाहिए। और मैं समझता हूं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इस प्रकार के सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स पैदा करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है। और आप सभी सम्मेलन में एक हेल्दी डिस्कशन करें, इसके लिए मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में जो चर्चाएं हमारी इस आस्था को जो होंगी, हमारी इस आस्था को मजबूत करेंगी कि न्याय मानवता का यह सर्वोच्च कर्तव्य है और शांति उसका सबसे पवित्र फल है। आइए हम सभी मिलकर ऐसे विश्व का निर्माण करने की ओर बढ़ें जहां कानून का शासन और अंतःकरण का शासन दोनों एक दूसरे के पूरक बने। इन्हीं दोनों और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। I would like to speak the last para in English also. I wish you all fruitful and constructive discussions during this conference, and I am confident that your deliberations will reinforce our shared belief that justice is humanity's highest duty and peace is most sacred reward. Let us work together to build a world where the rule of law and the rule of conscience complement each other. Thank you very much.